हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट करेंगे। और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, अगर स्टार्ट करें हम लोग एक ब्रीफ टाइमलाइन से, तो लगभग 1700 के आसपास यूरोप में ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस की राइवलरी चलती थी। और 1750 से जो है 1780 आते आते ब्रिटेन एज ए टॉप पावर इमर्ज हुआ। और 1870s के अराउंड ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलके साथ में जर्मनी से उनकी राइवलरी स्टार्ट हुई। 1939 टू 1945 यूएस एंड यूएसआर जो है ये इमर्ज हुए एज अ सुपर पावर। और 1991 आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसआर, यूएस बिकम ए टॉप पावर। और 2020 ऑनवर्ड्स अभी यूएस वर्सेस चाइना, ये ग्लोबल सिनेरियो में अपना पावर स्ट्रगल ऐसे रहा है ओवरऑल। और कुछ की टर्म्स हैं इन जो वर्ल्ड हिस्ट्री में बार बार यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल कॉलोनी। कॉलोनी क्या है? जैसे जो कोई जैसे इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन्स, तो कोई एनी टेरिटरी दैट कन्वर्टेड इनटू ए कॉलोनी बाय फॉरेनर्स, एंड व्हेन द टेरिटरी एंड इट्स पीपल केम अंडर द डोमिनेशन बाय फॉरेनर्स, तो उनको कॉलोनी बोलते थे। और जो जिनके अंडर में आए हैं उनको कॉलोनियल पावर बोलते थे। और सेटलर्स एक टर्म होता था कि जो फॉरेनर्स हु माइग्रेट एंड सेटल इन दी कॉलोनीज, उनको सेटलर्स बोला जाता था। और यूजुअली दे आर अट्रैक्टेड बाई प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द बेटर लाइफ ना इन दी कॉलोनी। और लाइक उनको वेल्थ मिल जाएगी, लैंड मिल जाएगी वहाँ पे। एंड दिस सेटलर्स मस्ट engaged in the land grabbing and dominated the economy and domestic quality of and society of the colony. इसके अलावा दी दिस इनको एक डोमिनेशन ऑफ फॉरेनर्स एक हुआ। एंड जो डोमिनेशन ऑफ पावर कैसे हुआ, तो इनफॉर्मल वे में हुआ, फॉर्मल वे में। तो इनफॉर्मल वे में देयर वाज नो सोवरेनिटी इज लॉस्ट ना। एंड इन फॉर्मल वे में जो सोवरेन फंक्शंस थे ये दे वर टेकन ओवर बाई कॉलोनियल पावर। और इस तरह से डोमिनेशन ऑफ फॉरेनर्स हुआ। फॉरेनर्स किनको बोला जाता है? लाइक फॉरेनर स्टेट हैं, लाइक ब्रिटेन, फ्रांस। फॉरेन कंपनीज थी लाइक ईस्ट इंडिया कंपनीज। सेटलर्स जो आए थे। और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अगर है आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, इंस्टीट्यूशनल जो है टर्म में भी लोग फॉरेनर्स उनको ऐसा डिक्टेट करते थे। अगर हम लोग बात करें और पहले की, तो 1453 में ओटोमन एम्पायर था, ये डिफीट हुआ। एक बाइजेंटाइन डिफीटेड बाइजेंटाइन एम्पायर एंड लॉक द ट्रेड रूट बिटवीन वेस्ट यूरोप एंड ईस्ट एशिया। और उसकी वजह से एक नॉर्थ वेस्ट जो है रूट का सर्च स्टार्ट हुआ बाय द रिच ईस्ट टू द रिच ईस्ट। एंड अंटिल 1700 चाइना एंड इंडिया जो है तब तक टॉप टू इकोनॉमिक पावर थे इन दी ऑफ द वर्ल्ड। और इसी वजह से इन टॉप रिच ईस्ट के से ट्रेड करने के लिए यूरोपियंस जो है नया रूट ढूंढने लगे। और इस दौरान एक 1650 के अराउंड एक ऐसा भी टाइम था, उसमें इंडियन इकोनॉमी वॉज द टॉप इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो इन देयर सर्च कोलंबस जो है ये इसने अपना डिस्कवरी स्टार्ट किया। तो ये अपना हैती में लैंड किए थे, जो कि सेंट्रल अमेरिका में है। और उसको सोचा कि ये इंडिया है ना, और उनके पीपल को इंडियंस बोला, इसलिए वहाँ पे भी वेस्ट इंडियंस ऐसे लोग बोलते हैं। और लेटर दी एक अमेरिगो थे, इन्होंने प्रूव किया कि ये इंडिया नहीं है, ये अमेरिका है। एंड मतलब एक न्यू कॉन्टिनेंट है। और एक नया पूरा कॉन्टिनेंट जो बना है उसको अमेरिका बोला गया। और जो उस कॉन्टिनेंट में ओरिजिनल पीपल थे, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में रहते थे, उनको अमेरिकन इंडियंस बोला। और नॉर्थ अमेरिका में दी सेटलर्स वर यूरोपियंस फ्रॉम ब्रिटेन एंड हु हैज सेटल्ड इन 13 कॉलोनीज। ये अराउंड नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जो ईस्ट कोस्ट है, इसके अराउंड 13 कॉलोनी सेटअप हुई बाई ब्रिटेन इन अराउंड 1600s। और ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ईस्ट टू दी अपैलेचियन माउंटेन्स, ये यहाँ पे कॉलोनीज हुई। और जो अमेरिकन इंडियंस थे वर ओरिजिनली द इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड दे हैड लॉस्ट देयर लैंड टू दीज यूरोपियन सेटलर्स। और उन 1750 आते आते दे लिव इन दी एरियाज वेस्ट टू द अपैलेचियन माउंटेन्स। तो 1607 से लेकर 1732 तक पूरे कॉलोनीज बनी हैं। और इसी से बैकग्राउंड सेट होता है अपना एक 7 ईयर वॉर्स का।
7 ईयर वॉर क्यों हुआ? तो एक तो कॉलोनियल राइवलरी थी बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस, और नॉर्थ अमेरिका में जो ब्रिटेन था वॉज वांटेड टू कॉलोनाइज द होल ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, जबकि फ्रांस कंट्रोल द एरियाज वेस्ट टू द एपेलचिनियन माउंटेन्स। तो उसमें जो प्रेजेंट डे कनाडा है, लुसियाना है, ये वाला एरिया फ्रांस कंट्रोल करता था। इसके अलावा स्पेन के पास फ्लोरिडा वाला पार्ट था एंड सम पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, ये स्पेन होल्ड करता था। और फॉर फ्रांस एंड स्पेन द मोस्ट प्रॉफिटेबल एरियाज वर दी आइलैंड कॉलोनीज ऑफ कनाडा, तो और आइलैंड कॉलोनीज ऑफ सेंट्रल अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिका में लाइक हैती जो है अंडर फ्रांस कॉलोनी था, क्यूबा स्पेन की कॉलोनी थे, एंड also from the plantation system in these lands they extorted agrarian commodities like sugar, और उससे काफ़ी उनको ह्यूज प्रॉफिट अर्न हुआ। France and Spain feared that the domination of all the North America by Britain would soon put their sugar colonies in the Central America under the threat, और इस वजह से colonies rivalries बढ़ती गई। इंडिया में देयर वाज राइवलरी बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन ओवर द ट्रेड इन इंडिया, और इसी वजह से 7 ईयर वॉर जो है अपना सदर्न इंडिया में भी कार्नेटिक वॉर्स के बीच में फॉट हुआ था, और हियर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज ने अगेंस्ट में वॉर किया था। यूरोप में प्रशिया डिड सम टेरिटोरियल एक्सपेंशन अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, and the mainland European power like France, Russia, Austria fought against the Prussia. Prussia was supported by the Britain in this case, and in Africa, dispute was between the France and the Britain over the Senegal, and जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में है, and here Britain and France fought against each other for गम, वहाँ पे गम निकलता था, उस पे इकोनॉमिकल अधिपत्य जमाने के लिए आपस में इन्होंने राइवलरी स्टार्ट हुई, और ये सब की वजह से 7 ईयर जो वॉर है 1754 से 1763 तक, ये 7 साल तक पूरा ग्लोबल वॉर हुआ मेनली बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस एंड देयर रिस्पेक्टिव एलाइज। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑफ सेटलर्स ऑफ 13 कॉलोनीज ये भी पिक्चर में था। तो मोस्ट ऑफ द लैंड ऑफ 13 कॉलोनीज थी, ये ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट्स थे जो कि रिच इलीट्स थे और जो ब्रिटेन में रह रहे थे उनके द्वारा ओन की गई थी, एंड द सेटलर who did the farming on these land had to pay the rent to the British aristocrats, and they desired that post British victory over the France they would be able to own the land by capturing the areas to the west of the Appalachian Mountains, और इसके लिए these settlers were from Britain but did not have the right to vote since they were not the men of property in their mainland, and British raised an army from among the settlers to fight in this 7-year war, और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑफ अमेरिकन इंडियंस था, तो दे लिव्ड इन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल इन एरियाज ऑफ वेस्ट ऑफ द एपलचिनियन माउंटेन्स, एंड दे फेवर्ड द फ्रांस ओवर द ब्रिटेन बिकॉज फ्रांस सेटलर्स जो थे had not settled in large number, and therefore American Indians had not lost their land उन फ्रांस settlers ने जितना वो ब्रिटिश settlers से उतना लॉस किए थे लैंड, and also they were able to enjoy the autonomy in the domestic affairs. Also they fought on the sides of France because in the event of British victory the settlers of 13 colonies would have expanded west to the Appalachian Mountains, and American settlers have lost their land also, and इन सब कारणों से 7-year वॉर हुआ। 7-year वॉर में अल्टीमेटली जो है ब्रिटिशर्स जीते थे, एंड व्हाट वर द रीज़न फॉर विच ब्रिटिश वॉन द 7-year वॉर, तो ब्रिटिश जो थे दे रेज्ड द आर्मी ऑफ सेटलर्स, एंड उनको जो है इसकी वजह से एक एज मिला। इसके अलावा ब्रिटेन वॉज अंडर गोइंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से 1750, तो उससे उनका मैरिटाइम ट्रेड हुआ, उससे उनको प्रॉफिट हुआ, और वो फिर वॉर फंडिंग हो पाई अच्छे से, एंड ब्रिटिश फंडेड वॉर एफर्ट बाय प्रशिया वॉर एफर्ट्स ऑफ प्रशिया विच वीकेंड द फ्रांस इन द मेनलैंड यूरोप, एंड इसकी वजह से भी ब्रिटिश को एज मिला, फ्रांस मेनलैंड में कमज़ोर हो गया था। इसके बाद एज अ रिजल्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी 1767 में, और ये ट्रीटी वॉज टू बाय द लॉन्ग टर्म पीस, and for this certain core interest of losing party need to be accommodated,
एंड जो भी पीस ट्रीटी होती है, तो एक तो ट्रीटी होता है जिसका काम केवल वॉर एंड करना होता है, एक लॉन्ग टर्म एक पीस ट्रीटी होती है जिसका होता है काम टू बाय द लॉन्ग टर्म पीस, और उसमें सर्टेन कोर इंटरेस्ट ऑफ द लूजिंग पार्टी ना उसको भी एकोमोडेट करना होता है, एंड व्हेन ऑल द पार्टीज कंसाइल और एग्री टू द स्टेटस क्रिएटेड द पोस्ट वार, तब ये इंप्लीमेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी जो वर्ल्ड वॉर वन के पास साइन हुई, हम लोग पढ़ेंगे आगे। Britain also took over the Canada and Louisiana over the France after this treaty. Spain lost Florida to Britain, and Spain was given some part of Louisiana in return. Spain और France were allowed to retain their core interest, that is colonies in the Central America. वो उनको बोला रखे रहिए अपने पास। Trade with India came under the control of Britain as French was limited to Pondicherry only. ये एक बैटल ऑफ पॉन्डिवॉश हुआ था 1760 में, उसके बाद ये इंडिया में पावर्स एडजस्टमेंट हुआ। फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट ऑल्सो कुड नॉट डू मोर फोर्टिफिकेशन, और किला वगैरह नहीं बना सकते थे, एंड अल्टीमेटली जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी रेड इट्स ऑपरेशन फ्रॉम इंडिया। जो अफ्रीका में सेनेगल का इशू था तो वॉज अलाउड टू बी विथ फ्रांस, एंड प्रशिया रिटेन सिलेसिया ऑफ द ऑस्ट्रिया, एंड ब्रिटेन नाउ बिकम द टॉप ग्लोबल पावर ऑफ द वर्ल्ड, एंड विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑन गोइंग जो कि 1750 से ही चल रहा था, द गैप बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस फर्दर केप्ट ऑन एक्सपेंडिंग। और विंस्टन चर्चिल थे जो कि ब्रिटिश पीएम थे ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू, एंड उन्होंने बोला था कि 7 ईयर ग्लोबल वॉर जो था वॉज द फर्स्ट ट्रू वर्ल्ड वॉर बिकॉज इट वॉज फॉट इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड इंगेज ऑल द रिलेवेंट पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट में बस गए, तो अमेरिका में तो लड़ा जा ही रहा था, इसके अलावा मेनलैंड यूरोप में, अफ्रीका में ना, इधर साउथ एशिया में, तो इंडिया में, तो इतनी जगह 7 ईयर वॉर लड़े जा रहे थे साथ में। एंड क्या निगेटिव्स रहा ब्रिटेन का, तो 7 ईयर वॉर जो है 1764 जो 63 था वॉज वेरी कॉस्टली, एंड देयरफॉर द ब्रिटिश फाइनेंस हैड केम अंडर द ग्रेट स्ट्रेन। इसके अलावा द गवर्नमेंट हैड बोरोड ह्यूज सम फ्रॉम पीपल ऑफ द ब्रिटेन बाय फ्लोटिंग द बॉन्ड्स टू फंड दिस वॉर एफर्ट, एंड नाउ देयर वाज अ रियल कंसर्न दैट वेदर द गवर्नमेंट वुड डिफॉल्ट ऑन इट्स बॉन्ड ऑब्लिगेशन। तो ये सारे जीतने के बाद भी ब्रिटेन के लिए निगेटिव पॉइंट्स रहे 7 ईयर वॉर के थ्रू। तो ये हो गया 7 ईयर वॉर। नेक्स्ट है अपना अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन इट वॉज द रिवोल्ट बाय सेटलर्स ऑफ 13 कॉलोनीज अगेंस्ट द ब्रिटेन, और जो अमेरिकन इंडियंस थे दे वर सपोर्टेड बाय द ब्रिटेन अगेंस्ट द सेटलर्स, सपोर्टेड दी ब्रिटेन अगेंस्ट सेटलर्स इस वाले अमेरिकन रिवॉल्यूशन में। रीज़न क्या था अमेरिकन रिवॉल्यूशन का, तो एक तो लॉन्ग टर्म ग्रीवांसेस थे सेटलर्स के, तो ड्यू टू मर्केंटलिज्म ऑफ ब्रिटेन, तो मर्केंटलिज्म जो है इसमें ट्रेड मोनोपोली बनाई जाती है, और ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी विद द पर्पस ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, एंड इट जो है इट जो मर्केंटाइल कैपिटलिज्म होता है it implies the set of policies and actions adopted for the purpose of maximizing profit from the trade, and इसमें when a state follows the policies of mercantilism the intent is to maximize the profit and minimize the import in value terms। और तो ये पॉलिसी ऑफ मर्केंटलिज्म एक लॉन्ग टर्म ग्रीवांस था, एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट वाया दी नेविगेशन एक्ट पास किया था उन्होंने 1651 में। उसमें वो बोला गया था कि एक्सपोर्ट फ्रॉम 13 कॉलोनीज ओनली ब्रिटिश शिप्स जो है मस्ट बी यूज फॉर दिस, एंड दिस क्रिएटेड मोर डिमांड फॉर शिप बिल्डिंग सेक्टर इन द ब्रिटेन। इसके अलावा पार्लियामेंट ऑल्सो बार्ड एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स imported from of British industrialization to any other country, और इसके लिए therefore this caused a national loss to the 13 colonies as they could not sell in free open market। इसके अलावा ब्रिटेन गॉट assured supply of cheap raw material like coal, iron, raw cotton, ये सब उनको मिल रहा था अपना 13 colonies से, and colonies was barred by law from setting up the indigenous industries in iron और स्टील सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, तो ये सब नहीं बना सकते थे, and these sectors were the prime sectors in industrial revolution, and therefore British industries benefited by increased demand on the account of colonies।
जो 13 कॉलोनीज थी वर फोर्स्ड टू इम्पोर्ट द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम दीज सेक्टर्स ओनली, और हायर ड्यूटीज इम्पोर्ट की जाती थी, इम्पोज की जाती थी ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ द नॉन ब्रिटिश गुड दैट बूस्टेड द ब्रिटिश एक्सपोर्ट इन दिस कॉलोनी। तो इसकी वजह से जो मर्केंटलिज्म था, मीन द कॉलोनियलिज्म एज ब्रिटिश जो है मिस यूज दियर सोवरेन पावर ओवर दी 13 कॉलोनीज टू हेल्प द ब्रिटिश इंडस्ट्री। उसकी वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ कॉलोनीज का। और जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी ये भी मिसयूज की गई टू इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट द कॉलोनीज इन फेवर ऑफ द मदर कंट्री, एंड दिस प्रिंसिपल इज द इसेंस ऑफ colonialism, that is colonies serve the need of mother country only, ये इसका मेन रहता है। ये तो लॉन्ग टर्म ग्रीवांस था। शॉर्ट टर्म ग्रीवांस में एक प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763 लाया गया था बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, एंड इट क्रिएटेड द इंडियन रिजर्व टू वेस्ट ऑफ द अपलचेरियन माउंटेन्स फॉर द अमेरिकन इंडियंस। और जो सेटलर्स ऑफ 13 कॉलोनीज थी इनको मना कर दिया गया था कि वो एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं वेस्ट टू द अपलचेरियन माउंटेन्स पर। रीज़न क्या था? तो ब्रिटिश वॉज अंडर द फाइनेंशियल स्ट्रेस आफ्टर 7 ईयर वॉर, और अमेरिकन इंडियंस हैड कंटिन्यूड फाइटिंग इवन आफ्टर द डिफीट ऑफ द फ्रांस। उसकी वजह से ब्रिटिशर्स वांटेड पीस, और इस वजह से सेटलर्स फेल्ट चीटेड एज दे हैड फॉट एंड डाइड फॉर द ब्रिटेन इन 7 ईयर वॉर इन होप ऑफ एक्सपेंडिंग वेस्ट टू द अपलचेरियन माउंटेन्स। ये शॉर्ट टर्म ग्रीवांसेस था। ट्रिगर क्या हुआ अमेरिकन रिवॉल्यूशन का? तो स्टैम्प एक्ट ऑफ 1765 जो है इसका एक ट्रिगर की तरह काम किया। तो ये जो है जो पेपर का सेल होता था उस पर लेवी किया जाता था, एंड पेपर वॉज यूज फॉर दी ऑल दी एक्टिविटीज़ लाइक न्यूज़ पेपर एंड लॉटरीज एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन, एंड इट वॉज लाइक इनडायरेक्ट टैक्स। एंड ब्रिटिश वांटेड टू रिकवर द वॉर एक्सपेंडिचर ऑफ 7 ईयर वॉर। स्टैम्प एक्ट लगा के वो रेवेन्यू और इकट्ठा करना चाहते थे, एंड दे ऑल्सो वांटेड रेवेन्यू टू पे फॉर आर्मी, दे हैड स्टेशन एट 13 कॉलोनीज। रिएक्शन क्या हुआ इसका स्टैम्प एक्ट लाने का? तो अपराइजिंग होने लगी इन द टाउन्स, एंड टैक्स इंस्पेक्टर जो होते थे वर अटैक्ड, एंड जो ग्रीवांसेस थे वाज दैट डिस्पाइट सपोर्ट बाय सेटलर्स इन 7 ईयर वॉर, ये ब्रिटिश हैड ब्रॉट द प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763 एंड नाउ वांटेड टू लेवी द एडिशनल टैक्स। इसके अलावा बाइकआउट होने लगा ब्रिटिश गुड का बाय सेटलर्स टू हट देयर ब्रिटिश रेवेन्यू, और एक स्टाम्प एक्ट कांग्रेस 1765 में ये बनी जो कि मेयर रिप्रेजेंटेटिव थी ऑफ कॉलोनीज। ये कांग्रेस मीटिंग करी और उन्होंने पास किया दी पिटिशन टू ब्रिटिश क्राउन, और उसको टाइटल दिया गया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट एंड ग्रीवांसेस। क्या था इसमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट एंड ग्रीवांसेस में? तो उसमें बोला गया था कॉलोनीज द्वारा कि वी आर लॉयल टू द क्राउन, एंड उन्होंने इसलिए अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं किया था अलग से। और द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड डज नॉट हैव राइट टू टैक्स द कॉलोनीज, क्योंकि द प्रिंसिपल ऑफ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन ये फॉलो होना चाहिए। इसमें था कि द पीपल ऑफ 13 कॉलोनीज डिड नॉट हैव राइट टू वोट सिंस दे वर नॉट द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, एंड वोटिंग राइट इन द ब्रिटेन वर लिंक टू द प्रॉपर्टी क्राइटेरिया। तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हम फिर टैक्सेशन भी नहीं, टैक्स भी नहीं देंगे। और ये जो प्रिंसिपल है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का, ये इंग्लिश सिविल वॉर से आया था। तो इंग्लिश सिविल वॉर 1622 से 1651 तक ये लड़ा गया था बिटवीन द पार्लियामेंटेरियंस एंड किंग। जो किंग थे ये उस समय एडिशनल लेवी करना चाहते थे, टैक्स लेवी करना चाहते थे। तो पार्लियामेंट ने रजिस्टर किया था सिंस दे वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड सेड दैट किंग कैन नॉट रूल विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, एंड किंग आर्ग्यूड दैट वो डिवाइन राइट है टू रूल किंग के पास, एंड कैथोलिक चर्च सपोर्टेड किंग चार्ल्स वन। लेकिन एज ए रिजल्ट ऑफ दिस सिविल वॉर एक प्रिंसिपल ये लाया गया दैट किंग कैन नॉट रूल विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, एंड देयर इज नो टैक्सेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। ये नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन यहाँ से इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये एक हो गया स्टाम्प एक्ट के बाद जो डिक्लेरेशन आया था उसकी मेन मांग। फर्दर कोर्स ऑफ इवेंट क्या हुआ? तो प्रेशर क्रिएट हुआ ड्यू टू लॉस ऑफ रेवेन्यू बिकॉज ऑफ द बाइकआउट। उसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिपील किया लिया था स्टैम्प एक्ट 1765 में दी वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1766। हाउएवर द बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड ये कंटिन्यू रहा, और एंड ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू कॉलोनीज वर डिक्रीज्ड टू दी हाफ।
और द रीज़न वॉज इन लाइन विद नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कॉलोनीज वांटेड टू रिपील ऑल द टैक्सेस एंड नॉट जस्ट द स्टैम्प एक्ट। तो सारा टैक्स हटाइए अब। एंड नाउ ब्रिटेन रिपील ऑल द टैक्सेस एक्सेप्ट वो टैक्स ऑन टी जो है ये रखा गया था एज अ सिम्बॉलिक जो है पर्पस। और ये ब्रिटिश पैरामाउंसी का एक सिंबल के तरीके से टी टैक्स उन्होंने बोला हम लेंगे। एंड इसी के फिर आगे नेक्स्ट इवेंट आता है बोस्टन टी पार्टी 1773 में हुई थी। जो सेटलर्स थे वह प्रिवेंटिंग द टी कार्गो फ्रॉम बीइंग ऑफलोडेड फ्रॉम द ब्रिटिश शिप एंड देयर वाज अ स्टेलमेट हो गया उस समय। एंड द in Boston, the part of settlers destroyed the tea cargo and which was there in the British ship। तो इस इंसिडेंस को बोस्टन टी पार्टी बोलते हैं। और इन रिएक्शन जो ब्रिटिश थे दे टुक अवे द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पावर ऑफ मैसाचुसेट एंड कोर्सिव एक्ट 1774 में लाया गया विच द कॉलोनीज कॉल्ड द इंटॉलरेबल एक्ट। एंड ये पास हुआ था बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू टेक अवे द सेल्फ गवर्नमेंट पावर ऑफ द मैसाचुसेट। और जो लीडर्स ऑफ द कॉलोनीज थे ये दोबारा ये मीटिंग किए इन द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ऑल्सो नोन एज फिलाडेल्फिया कांग्रेस। और ये जो है एक पहले पैन कॉलोनी मीटिंग थी क्योंकि जो कांग्रेस एक्ट आया था उसमें उसके खिलाफ जो कॉलोनीज की मीटिंग हुई थी उसमें केवल 9 कॉलोनीज मीट की थी। तो फिलाडेल्फिया में सारे थे। एंड दे पास द पिटिशन टू द ब्रिटिश कॉन। उसमें उन्होंने डिमांड किया कि एंड किया जाएगा ऑल द टैक्सेस इन लाइन विद नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, रिस्टोर किया जाएगा सेल्फ गवर्नमेंट पावर इन द मैसाचुसेट। और एंटी मर्केंटिलिज्म डिमांड उन्होंने रेज की लाइक एंड ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड हो, कोई no there should be no special reduction of duties and setting up of indigenous industry की जाए in all the sections, allow किया जाए free trade and किया जाए the trade barriers और freedom to export all goods हो to all the countries and freedom to use non British ship हो for trade and export। इसके अलावा this petition of Philadelphia Congress was treated as an act of war by the Britishers and therefore Britishers अटैक दी 13 कॉलोनीज इन 1775। और जो 13 कॉलोनीज थी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इन रिस्पॉन्स टू दिस द इंडिपेंडेंस एंड देयरफॉर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ 1776 से लेकर 1783 तक। तो इसमें डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दिया गया 13 कॉलोनीज द्वारा 1776 में। और इसमें उन्होंने डिक्लेयर किया the independence via this declaration and hence now the colonies listed the reasons for declaring the independence, that is how they are exploited by the colonial powers। ये सब उन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखा। and the document also had the principle on the basis of which colonies would run the society post independence। और उसने बोला कि all the men are created equal and this was to signify that there won't be feudal privileges post independence और equality before law होगा, equality in opportunity रहेगी independence के बाद। इसके बाद just because their creation men have certain inalienable right ना, like right to life, right to liberty, pursuit of happiness, ये सब जो है डिक्लेरेशन में मेंशन किया गया। एंड दे स्टेटेड दैट 13 कॉलोनीज आर इंडिपेंडेंट एंड आर यूनाइटेड स्टेट्स ना, तो इसी से इनका नाम आया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड दे स्टेटेड दैट दे हैड सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ रिपब्लिकनिज्म। अब वाई द 13 कॉलोनीज वॉर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो अपना 1786 से 1793 तक चला है, 1793 में चला है। तो दिस वॉज दी ये जो वॉर था, दिस वॉर वॉज फॉट बिटवीन दी 13 कॉलोनीज सपोर्टेड बाय फ्रांस एंड स्पेन। फ्रांस जो है इन द फॉर्म ऑफ आर्म, मनी और मेन ये सपोर्ट कर रहा था। एंड फ्रांस एंड स्पेन वांटेड टू गेन बैक द लॉस ऑफ 7 ईयर वॉर, इस वजह से वो सपोर्ट कर रहे थे। वर्सेस जो है ब्रिटेन जो था ये सपोर्टेड था बाई इंडियन अमेरिकन इंडियंस, बिकॉज अमेरिकन इंडियंस जो है सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन को बिकॉज दे फियर्ड द लॉस ऑफ देयर लैंड एंड ऑटोनमी अगर जो है सेटलर्स जीत गए तो। कॉजेस क्या था, तो
सपोर्ट ऑफ स्पेन एंड फ्रांस की वजह से जो कॉलोनीज जो थे सेटलर्स वो स्ट्रेंथन हुआ। कॉलोनीज हैड देयर ओन आर्मी ना, जो कि मॉडर्न भी थी, और ये 7 ईयर वॉर में ब्रिटिशर्स ने ही सेटअप की थी। एंड वाइल दी ब्रिटेन हैड टू ब्रिंग दी आर्मीज ना मेनली फ्रॉम दी ब्रिटेन, तो लॉजिस्टिक डिसएडवांटेज था ब्रिटेन को उस समय, यूरोप से लेके अपने इंग्लैंड से ले आके ब्रिटेन से अमेरिका में लड़ते थे ट्रूप्स, तो लॉजिस्टिकल डिसएडवांटेज था। इसकी वजह से ये हमें कॉलोनीज जीत गई, और इसमें सेकंड ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 में ये साइन हुआ है, और कॉलोनीज बिकम इंडिपेंडेंट एंड ब्रिटेन गेव अप ऑल द क्लेम्स ऑन द कॉलोनीज। कॉलोनीज जो थी, एक क्लॉज ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप साइन हुआ बिटवीन ब्रिटेन एंड कॉलोनीज। स्पेन गॉट बैक द फ्लोरिडा, and however the France did not gain anything because colonies decided to negotiate independently, and Britain offered a better deal if France is not included in the deal. Britain was happy to give the independence, and क्योंकि ब्रिटेन जो है कनाडा रिटेन कर लिया था, ब्रिटेन रिटेन कनाडा इन दिस वॉर, तो ये हो गया। अब ये बोला जाता है कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज नॉट ट्रूली रिवॉल्यूशनरी। ऐसा क्यों बोला जाता है? तो कुछ अमेरिकन रिवॉल्यूशन के पॉजिटिव्स थे। फॉर एग्जांपल, इट वाज रेडिकल टू नॉट हैव एनी स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर नोबिलिटी एंड क्लर्जी, टू हैव इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। उस समय के हिसाब से काफ़ी रेडिकल आइडिया था। एंड इट वाज रेडिकल टू बी आर रिपब्लिक एंड नॉट हैव अ मोनार्की। एंड इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, और राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसमें बोला गया था कि इन फ्यूडल सोसाइटी द राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट देयर फॉर द कॉमन मैन, तो वो दिया जाएगा। राइट टू बिल ऑफ राइट्स लाया गया था 1791 में, विच गिव द फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स। और राइट टू पीपल ऑफ यूएसए जो है इसमें इंश्योर किया गया था, एंड इट वाज द सेट ऑफ फर्स्ट 10 अमेंडमेंट टू द यूएस जो है कॉन्स्टिट्यूशन। और USA was the first republic, and it had the first fully written constitution for the whole country, and it inspired the फ्रेंच रिवोल्यूशन लेटर जो 1789 में हुआ। अदर इम्पैक्ट्स क्या रहे अमेरिकन रिवोल्यूशन के? तो नाउ द कॉलोनीज बिगन द टेरिटोरियल एक्सपेंशन वेस्टवर्ड एंड साउथवर्ड, ये कॉलोनीज एक्सपेंड करी। निगेटिव क्या रहा अमेरिकन रिवॉल्यूशन का? वाई इट इज़ नॉट ट्रूली रिवॉल्यूशनरी। तो ऑल दी मेंस आर क्रिएटेड इक्वल, जो उन्होंने बोला था गया था, तो उसमें मेन की ही बात की थी ना, उसमें फीमेल का बात नहीं किया गया था, एंड फीमेल डिड नॉट गेट राइट टू वोट। एंड जो भी मेन इक्वल थे दे वर दी वाइट मैन ना, तो क्योंकि जो ब्लैक्स थे उनको ना राइट टू वोट मिला, ना सिटीजनशिप मिली, स्लेवरी कंटिन्यू रही। जो अमेरिकन इंडियंस थे दे लॉस्ट देयर लैंड एंड दे वर बचर्ड इन द प्रोसेस। लार्ज स्केल अमेरिकन इंडियंस की किलिंग हुई, एंड इट वाज आयरोनिकली दैट colonies which fought against the colonialism against the Britain themselves engaged in the colonialism against the British American Indians, and they were also denied of citizenship and right to vote. इसके अलावा जो है ये स्लेवरी जो है बताया कंटिन्यू रही। स्लेवरी जो है लार्ज स्केल स्लेव ट्रेड हुआ था 1500 से 1800 तक जो है, जिसमें जो कोस्टल वेस्ट अफ्रीका थे वहाँ से फोर्स करके हंट डाउन करके लोगों को अमेरिका के प्लांटेशन में लाते थे। कॉलोनी जो ब्रिटिशर्स थे उनको सेल किया जाता था एज अ कमोडिटी। एंड इसके अलावा दीज मेंस जो मेन थे दे वर द मेन ऑफ प्रॉपर्टी, जिनकी भी राइट की बात होती थी दे वर द मेन ऑफ प्रॉपर्टी। दैट इज विद ब्रिटेन लिविंग द सेटलर्स बिकेम ओनर्स ऑफ द फर्म एंड लैंड, एंड राइट टू वोट जो था ये लिंक कर दिया गया द प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन, दैट इज ओनली प्रॉपर्टीज क्लास उसको ही राइट टू वोट मिला। और 1792 से 1856 तक ग्रेजुअली जो राइट टू वोट था इसको धीरे धीरे डीलिंक किया गया था इनकम क्राइटेरिया से। एंड स्लेवरी जो है फाइनली 13th अमेंडमेंट हुआ था 1865 में, तब जाके एबॉलिश हुई है आफ्टर द यूएस सिविल वॉर जो 61 से 65 तक चला था 1800 में। अब अमेरिकन सिविल वॉर था क्या? तो ये जो है सदर्न स्टेट और नॉर्दर्न स्टेट थे उस समय। नॉर्दर्न स्टेट में तो यूनियन गवर्नमेंट थी, उन दोनों के बीच में यूएस सिविल वॉर फॉट हुआ था।
और अब्राहम लिंकन जो थे उन्होंने प्रपोज किया था टू एबॉलिश स्लेवरी एंड इसकी वजह से वो जो ब्लैक स्लेव्स हैं उनको फ्री किया जाए। और सदर्न स्टेट थे, दे हैड लार्जली द एग्रेरियन इकोनॉमी एंड दे were dependent on the free labor provided by the slaves, and many companies in the southern state were in the business of slave trading, और इसलिए abolition of slavery जो थी it threatened their economic interest, and they declared the independence from the northern state, that is union, and proposed to form a new confederation where the union government could be weaker and more powers were given to the states। उसकी वजह से ये अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था। रिजल्ट क्या रहा, तो जो यूनियन थी गवर्नमेंट थी इट सर्वाइव्ड एज दी सदर्न स्टेट लॉस्ट द वॉर, एंड 13th अमेंडमेंट जो है ये पास हुआ तो अबॉलिश द स्लेवरी। और 14th अमेंडमेंट में इन्होंने ब्लैक्स को सिटीजनशिप राइट दिया। 15th अमेंडमेंट 1870 में आया तो राइट टू वोट मिला फिर ब्लैक्स को। 1920 में जाके राइट टू वोट मिला है फीमेल्स को, और 1924 में जो है सिटीजनशिप और राइट टू वोट मिला है अमेरिकन इंडियंस को। तो ये इतना समय लगा कि जो है अमेरिकन सिविल वॉर के पोस्ट निगेटिव्स थे उनको ख़त्म करते करते। तो ये हो गया हम लोगों का अपना 7 ईयर वॉर और अमेरिकन रिवोल्यूशन। होप यू लाइक दिस वीडियो। आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपनी तरह जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं लोगों उनसे डिस्कस करें, साथ में पढ़ें, वीडियो शेयर करें अपने ग्रुप में। और इसी तरह के अच्छे और एजुकेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।